दिल्ली से कल ही आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव आया था। अशोक एक बिजनेसमैन था। अशोक अपने दोस्त अनुज के घर पर रुका हुआ था। अशोक गहरी सोच में था कि तभी अनुज वहां आकर बोला, अशोक, खाना लगवा दिया है, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। व्हाट? लेकिन अभी तो शाम के 6 बजे हैं। गांव में इसी समय सभी लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन शहर में रात 10 बजे से पहले हम सब खाना नहीं खाते। ठीक है, एक बात बताओ, अभी तो शाम के 6 बजे हैं, फिर तुम्हारे गांव में ये सन्नाटा कैसा है? अशोक, मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें कि तुम अपना प्रोजेक्ट लेकर कहीं और जाओ। इस गांव में होटल नहीं खुल सकता। इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी मेरा मूड लॉन्ग ड्राइव का हो रहा है। पहाड़ों की ताजी ताजी ठंडी हवा खाने का मजा ही कुछ और होगा। अनुज अशोक से कुछ कहता, मगर अशोक उसकी बात को सुने बगैर ही बाहर चला गया और अपनी कार में बैठकर कार को जंगल की ओर दौड़ा दी। अशोक ड्राइव को एंजॉय कर रहा था कि तभी अशोक की नजर एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी। अशोक ने अपनी गाड़ी उसके नजदीक जाकर रोक दी और बाहर निकलकर बोला, कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए एक जंगल होगा, लेकिन मेरा तो ये घर है। लेकिन मुझे तो यहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। तभी वो सुंदर लड़की अशोक के बहुत नजदीक आ गई। ये घना जंगल ही मेरा घर है और यहाँ से गुजरने वाला तुम्हारी तरह हर सुंदर व्यक्ति मेरा दोस्त है। इतना कहकर वो लड़की अशोक से लिपट गई। अचानक अशोक को अपने शरीर में बुरी तरह जलन महसूस होने लगी। अशोक ने उस सुंदर लड़की को धक्का दे दिया, मगर अगले ही पल अशोक ने स्वयं को जंगल के अंधेरे में एक दूसरी जगह पर खड़ा हुआ पाया। ये मैं कहाँ गया? कौन हो तुम? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल अशोक के शरीर का मांस उसके शरीर से गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में अशोक का कंकाल जंगल में पड़ा हुआ था। इस घटना के 2 साल बाद अर्जुन अपने घर में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था कि तभी उसकी भाभी आकर उससे बोली, ऐसे कब तक गहरी सोच में डूबे रहेंगे? अब तो उस घटना के 2 साल हो चुके हैं। अशोक मेरे बड़े भैया थे भाभी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। समझ नहीं आता उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एक न एक दिन जरूर वापस आएंगे। मैं अपने भैया के उस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा जो पिछले 2 साल से अधूरा पड़ा है। नहीं अर्जुन, तुम उस प्रोजेक्ट पर हाथ मत डालो। वो मनहूस प्रोजेक्ट जब से तुम्हारे भैया ने लिया था, तब से वो दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते थे, और जब वो यहाँ से गए तो दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आए। नहीं भाभी, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर भैया का कोई सुराग भी मिल जाए। भैया का आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में 5 स्टार होटल बनाने का सपना था। उस सपने को मैं पूरा करूंगा। इतना बोलकर अर्जुन अपने घर से बाहर आ गया। और एक रेस्टोरेंट में अपने दिल की बात अपने दोस्तों से शेयर करते हुए बोला, अब तुम बताओ, क्या मैं सही हूँ? अर्जुन का दोस्त राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, और हाँ, तेरे साथ हम भी चलेंगे। राहुल के बगल में बैठी हुई दिशा भी बोली, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अर्जुन के साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे जंगल देखने का बहुत शौक है, लेकिन हम लोग वहाँ पर रुकेंगे कहाँ? गांव में तो होटल या गेस्ट हाउस होते ही नहीं है। अपने भैया के दोस्त के घर पर भैया भी वहीं रुके हुए थे। अर्जुन इस सुबह अपने दोस्तों के साथ आंध्र प्रदेश के लिए निकल पड़ा। रात के समय वो सब लोग अर्जुन के घर के बाहर खड़े हुए थे। अर्जुन, तुम इतनी रात को? सब ठीक तो है? अब बाहर ही खड़े बातें करेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे? तुम सब अंदर आ जाओ। अर्जुन अनुज से बोला, मैं अपने भैया का सपना पूरा करना चाहता हूँ।
भैया इस गांव में 5 स्टार होटल बनवाना चाहते थे ना। अर्जुन, देखो मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैंने अशोक को मना किया था कि इस गांव में वो 5 स्टार होटल खोलने का इरादा त्याग दे, मगर वो बहुत जिद्दी था, नहीं माना। लेकिन क्यों? अर्जुन, तुम सब शहर के लोग हो, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करोगे। आप किन बातों की बात कर रहे हैं? हमारे गांव के जंगल में कौरवी दय्यम का वर्षों से शासन है। कौरवी दय्यम, ये क्या होती है? कौरवी दय्यम एक ऐसी स्त्री की आत्मा होती है जिसके जीवन में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। कहते हैं कि वो स्त्री मरने के बाद एक भयानक आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। कौरवी दय्यम अक्सर सुंदर पुरुषों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार देती है। तुम इस गांव के आसपास जो मंदिर देख रहे हो ना, वो मंदिर कौरवी दय्यम को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। अनुज की बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा। वैसे तो इस मौके पर मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम सब इस तरह के जोक मारोगे तो हंसी तो आएगी ही ना। ये हंसने की बात नहीं है राहुल। तुम सभी लोगों को भले ही विश्वास है कि अशोक यहाँ से कहीं और चला गया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक अब जीवित नहीं है और वो कभी नहीं मिलेगा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल तो हमारे सोने की व्यवस्था कर दीजिए, हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हम थके हुए हैं। अगले दिन अर्जुन, दिशा और राहुल के साथ गांव घूमने के लिए निकल गया। अर्जुन गांव के मुखिया के पास जाकर बोला, मेरा नाम अर्जुन है। तुम्हारी शक्ल तो अशोक से बहुत ज्यादा मिलती है। क्या तुम उसके छोटे भाई हो? क्या आप अशोक को जानते हैं? जानता हूँ। 2 साल पहले वो यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने के इरादे से आया था। मैंने और सभी गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उसे मना भी किया था कि हमारे गांव में शाम के बाद कोई भी व्यक्ति गांव की सीमा के बाहर नहीं जाता, लेकिन उसने गांव वालों की बात का मजाक उड़ाया और शायद इसीलिए वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। कभी कभी मुझे आप गांव वालों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। आप समझते क्यों नहीं? इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, मगर आप अभी भी वही घिसी पिटी भूत प्रेत चुड़ैल की बातें करते हैं। जिस दिन अपनी आंखों से देख लोगी, विश्वास हो जाएगा। हम सभी गांव वाले अपने मंदिर के पुजारी की बात को बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम सब मंदिर के पुजारी से जाकर इस बारे में पूछताछ कर सकते हो। मुखिया के कहने पर अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस गांव के मंदिर में चला गया और मंदिर के पुजारी से बोला, पुजारी जी, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं कौरवी दय्यम के बारे में सुन रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस बला का नाम है? कौरवी दय्यम का नाम सुनकर पुजारी की आंखों में डर के साए लहराने लगे। कौरवी दय्यम एक आत्मा होती है जिसकी यौन इच्छा पूरी नहीं होती। मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है और उसके बाद सुंदर रूप लेकर जंगल में भटकती फिरती है। अगर कोई भी सुंदर पुरुष उसके सामने आ जाए तो उसे उठाकर ले जाती है और उसका मांस तक खा जाती है। अगर उसका कुछ मिलता है तो मिलता है सिर्फ हड्डियों का ढांचा। अच्छा, इस तरह से तो पूरा गांव खत्म हो जाना चाहिए था। हमने गांव की सीमा पर मंदिर बनवा रखा है। उस मंदिर की वजह से ही वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी सलाह मानो तो तुम भी शाम के बाद गांव की सीमा से बाहर मत निकलना। वो तीनों मंदिर से बाहर निकल आए। शाम के धुंधले साए गांव में फैलने लगे थे। दिशा अर्जुन से बोली, इन गांव वालों की बकवास सुन सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं दिशा, मेरा भी। इन सभी गांव वालों के मन से डर निकालने के लिए मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? हम तीनों दोस्त आज की रात जंगल में ही गुजारेंगे और जब सुबह हम तीनों इन गांव वालों को बताएंगे कि हमने रात जंगल में बिताई है तो उनके दिल से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पते की बात कही है तुमने। अर्जुन अपनी कार लेकर दोस्तों के साथ सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। वाओ, कितना खूबसूरत जंगल है। और ये गांव वाले पता नहीं कौन कौन सी बातें करके लोगों को डराने का काम करते हैं। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी एक सुंदर स्त्री पेड़ के नीचे उन सबको दिखाई पड़ी।
उस स्त्री को देखकर राहुल बुरी तरह से चौंक पड़ा। अर्जुन, इस घने जंगल में रात के समय ये लड़की पेड़ के नीचे क्या कर रही है? कहीं गांव वाले सच तो नहीं बोल रहे थे? अब तुम भी गांव वालों की भाषा बोलने लगे। अरे हो सकता है कि रास्ता भटक गई हो। चलो उसी से पूछ लेते हैं। अर्जुन ने कार उस लड़की के ठीक सामने रोक दी और उतर कर बोला, कौन है आप और इस वीराने में क्या कर रही हैं? मैं आप जैसे सुंदर पुरुषों का ही इंतजार करती हूँ। इस रास्ते से हर गुजरने वाला सुंदर पुरुष मेरा दोस्त है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कमाल है, मुझे लगता था कि शहर का माहौल ही फ्रैंकली हो गया है, लेकिन लगता है कि गांव में भी बदलाव आने लगे हैं। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर स्त्री ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और ये सब देखकर राहुल दिशा से बोला, देखा तुमने, ये अर्जुन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन कहीं तुम शुरू मत हो जाना, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। चलो चल कर देखते हैं। राहुल और दिशा भी उतरकर अर्जुन के करीब आ गए। उन दोनों ने देखा कि अर्जुन उस स्त्री की आंखों में किसी सम्मोहित अवस्था में खोया हुआ था। अचानक उस स्त्री ने राहुल का भी हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही राहुल की भी हालत किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह हो गई। दिशा क्रोधित होकर बोली, हाथ छोड़ो उन दोनों का, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी पुरुष का हाथ पकड़ते हुए? दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर लड़की का चेहरा देखते ही देखते बड़ा ही भयानक हो गया। उस भयानक चेहरे को देखकर दिशा के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले ही पल उन तीनों ने स्वयं को जंगल के एक दूसरे इलाके में खड़ा हुआ पाया। उस भयानक स्त्री के दांत किसी भेड़िए की तरह थे। अगले ही पल अर्जुन के शरीर का सारा मांस गायब हो गया। कौन हो तुम? वही जिसके बारे में सारे गांव वाले तुम लोगों को चेतावनी दे रहे थे, कौरवी दय्यम। मगर तुम शहर के मूर्ख इंसान की किस्मत तुम्हें यहाँ खींच कर लाती है। अगले ही पल राहुल के शरीर का मांस भी गायब हो गया। तभी दिशा अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगी। उसके कानों में उस भयानक स्त्री की आवाज लगातार टकरा रही थी। दिशा भागते भागते गांव की सीमा के अंदर ठीक मंदिर के सामने आकर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब दिशा की आंख खुली तो उसे पुजारी सहित सभी गांव वाले घेरे हुए थे। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बेटी, कभी भी किसी की चेतावनी को मजाक नहीं समझना चाहिए। काश कि तुम्हारे दोस्त इस बात को समझ जाते तो वो आज जीवित होते। दिशा भारी मन से उसी दिन शहर लौट आई। वो आज भी अपने दोस्तों को याद करके अपने उस फैसले पर पछताती रहती है। आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्टल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं, दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा,
किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है, चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, मिल जाएगा। हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। भूतनी प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है, जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहां दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था, जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहां आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है। डॉक्टर मुकेश कार में बैठकर सुपर फिनिक्स मॉल से गुजर रहे थे। उनका फोन बजता है। हाँ दीपिका बेटा। पापा, मेरे लिए एक बैग लेकर आना अभी। बेटा, रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात में बैग कहाँ मिलेगा?
अच्छा रुको, शायद मॉल खुला हुआ है। मॉल की लाइटें जल रही थी। मुकेश मॉल के बाहर कार खड़ी करके सुपर फिनिक्स मॉल के अंदर जाता है। मॉल की लाइट एकदम से चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। दो सुंदर औरतें अपने हाथों से इशारा करके डॉक्टर मुकेश को एक कमरे के अंदर बुलाती हैं। मुकेश कमरे के अंदर जाता है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुकेश दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। दो भयानक चुड़ैले उसे टांगों से पकड़कर फिर अंदर ले जाती हैं। कमरा फिर बंद हो जाता है। मुकेश चिल्ला रहा है। क्या है ये सुपर फिनिक्स मॉल का राज? आइए सुनते हैं कहानी मॉल की चुड़ैलें। शेखर अपनी पत्नी के साथ मथुरा जिले में रहता था। तुम डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने क्यों नहीं जाते? मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है। जब मैं अपना चेकअप करा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं करा सकते? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें बिना बच्चों के रहने में क्या परेशानी है? परेशानी है। मैं यहाँ किसके साथ टाइम पास करूँ? बच्चे होते तो उनके सहारे कम से कम जीवन तो कट जाता। मुकेश की बेटी दीपिका है तो उसी से कभी कभी मिलने चली जाया करो। जरूरी है कि खुद के ही बच्चे हों? तभी शेखर के पास मुकेश की पत्नी का फोन आता है। क्या? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? मुकेश हॉस्पिटल में। शेखर और उसकी पत्नी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मुकेश हॉस्पिटल के बेड पर बुरी हालत में लेटा हुआ है। बराबर में उसकी पत्नी और बेटी खड़े हुए हैं। तुम सब बाहर जाओ, मुझे शेखर से अकेले में कुछ बात करनी है। मुकेश की पत्नी, बेटी और शेखर की पत्नी बाहर चले जाते हैं। मेरी ये हालत उन दोनों औरतों की आत्माओं ने की है। कौन औरतें? तभी दो नर्सें वहां आती हैं। दोनों की शक्ल भयानक है। रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। नर्सें मुकेश और शेखर के गले घोटने लगती हैं। बचाओ! अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। मुकेश और शेखर छटपटा रहे थे। डॉक्टर! एक डॉक्टर और नर्स आते हैं। दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगाओ। हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों बाद मुकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। मुकेश पत्नी और बेटी के कंधों के सहारे कमरे के अंदर जा रहा है। सविता, दीपिका, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। सविता और दीपिका पूरे दिन मुकेश के पास बैठे रहते हैं। रात में उन दोनों को झपकी आ जाती है। मुकेश उठकर टॉयलेट में जाता है। मुकेश खड़े होकर टॉयलेट कर रहा है। पीछे बाथटब रखा है। बाथटब में से एक भयानक पंजा निकलता है और मुकेश की टांग खींचने लगता है। मुकेश की बेटी को बाथरूम से मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी उठो, पापा बाथरूम में चिल्ला रहे हैं। दोनों बाथरूम में जाकर देखते हैं। मुकेश की लाश बाथटब में तैर रही थी। शेखर के घर फोन आता है। क्या मुकेश नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है? उस दिन हॉस्पिटल में मुकेश ने तुमसे क्या बात की थी? तुम्हें क्या करना है? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, जानना है मुझे। 8 साल पहले की बात है। उस समय सुपर फिनिक्स मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत से मजदूर वहां काम कर रहे थे। एक रात मैं और मुकेश कार से मॉल के सामने से गुजर रहे थे। 2 मजदूर औरतें हमारे पास मदद मांगने आईं। हमारे पति बहुत बीमार हैं। भाई साहब, हमारी मदद कर दीजिए। भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। मुकेश और मैं नशे में थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं डॉक्टर हूं। हम दोनों मॉल के अंदर गए। मुकेश ने उसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया।
फिर हमने कमरा बंद करके औरतों के मुंह पर टेप चिपका दिए और उनके साथ गलत काम किया। बाद में मुकेश और मैंने उन औरतों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। उन्हीं की आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। शेखर की पत्नी शेखर को छोड़कर चली जाती है। शेखर डर के मारे एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं है। एक रात मंदिर पूरी तरह खाली हो गया। पुजारी भी बाहर नहीं था। आत्माएं वहां पर आती है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आत्माएं शेरा वाली माता की मूर्ति से त्रिशूल निकाल लेती है और उसी से शेखर को मार देती हैं।